हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगस्त 2023 जो कि अभी एक साल पहले ही हुआ था सीटेट, उससे लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन को हम बहुत टफ बता सकते हैं और ना ही ये बहुत इजी था। तो एक आपको बहुत अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि सीडीपी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अभी न्यू पैटर्न पर आधारित है, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन सीडीपी से क्या करता है ना। बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो आप ध्यान से पढ़िए और बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। देखिए, न्यू चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर है। अगर आपका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए और अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूशन देते रहिए। मेरा कंट्रीब्यूशन आपके लिए हमेशा रहना ही है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है सीडीपी, यानी सीडीपी कभी भी आपको पहले पूछा जाएगा, है ना। तो प्रिपेयर रहिएगा, आपको सीडीपी को बहुत ही अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है सीडीपी को। और जहाँ तक मेरे तरफ से सहयोग की आवश्यकता होगी, वो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक पर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको के सामने लेकर आऊँगी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है डिस्ग्राफिया से। आपने सुना होगा ना लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्ग्राफिया वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी माना जाता है। तो ये डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया क्या है आपको बताना है। स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टटरिंग एंड एरर इन आर्टिकुलेशन। दूसरा है लोकोमोटर। देखिए, डिस्ग्राफिया, सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़िए। डिस मतलब होता है कमी, और ग्राफिया मतलब होता है लेखन से संबंधित। ग्राफ क्या होता है? लिखना, है ना। यानी ड्राइंग, लेखन से संबंधित ग्राफ होता है। तो डिस मतलब किसी चीज की कमी, और ग्राफिया मतलब क्या होता है? किसी चीज को लिखना, यानी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, ग्राफ यानी लिखना, है ना। तो आपको इससे समझ में आ गया कि जो भी यहाँ पे कमी होगी वो किससे होगी रिलेटेड? ग्राफ यानी लिखने से संबंधित। तो यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर दिया है, तो यहीं पर रॉन्ग हो गया, आपको पूरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं। लोकोमोटर डिसऑर्डर क्या होता है? चलने फिरने में दिक्कत आती है, वो होता है लोकोमोटर, यानी एक गतियुक्त विकार है। ये गतियुक्त विकार नहीं है, एक भाषण विकार भी नहीं है, ठीक है। अगला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप। बिल्कुल सही है। ये कैसा डिसऑर्डर है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो भी पाई जाती है वो किससे होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर है ना। जहां पर आपको लेटर को बनाने में, आपको शेप बनाने में दिक्कत आती है ना। अगला है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इंपल्सिव बिहेवियर। ये लैक ऑफ अटेंशन, ये तो हाइपर एक्टिव बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहां पे बच्चों को क्या दिक्कत आती है? बच्चों को आकार बनाने में दिक्कत आती है और अक्षर लिखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। The approach to educating gifted children which move them through the curriculum at an unusual rapid pace is known as। देखिए क्या होता है, एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसी टेक्निक होती है ना, जहाँ पे क्या होता है, बच्चों को, अप्रोच मतलब क्या होता है? उपागम, है ना। यानी ऐसा आपको उपागम बताना है जहाँ पर जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे किसको बोलते हैं? प्रभावशाली बच्चे को शिक्षित करने का उपागम, जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ
चर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है और उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए क्या होता है ना, बच्चों जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या होता है और नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना। और वो ना नॉर्मल बच्चों के सिलेबस से वो आगे चलते हैं। जैसे अगर किसी नॉर्मल बच्चे का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है तो वो चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचे रहते हैं। वो इतने अच्छा उनका मतलब गिफ्टेड बच्चे के उनका जो IQ लेवल होता है 140 के आसपास माना जाता है, ठीक है। तो वो इतने अच्छे होते हैं। तो उन बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना है क्लासरूम में, है ना। उन बच्चों को, अब उन बच्चों के साथ आप नॉर्मल बच्चों की स्पीड से चलोगे तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ने लिखने से उनका इंटरेस्ट खत्म होगा, वो स्कूल आना नहीं चाहेंगे। तो उन सब चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम को चलाया है, एनरिचमेंट प्रोग्राम को चलाया है। एनरिचमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चों को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा बुक प्रोवाइड की जाती है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा बुक प्रोवाइड की जाती है ना। एक्स्ट्रा कैरिकुलम प्रोवाइड किया जाता है, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है, ताकि उनकी जो IQ लेवल है, जो उनकी गिफ्टेड, जो उनके पास इंटेलिजेंस लेवल है उनका, उससे वो टैकल कर सके और वो बोर ना फील करे, है ना। वो क्या कर सके, क्लासरूम से वो क्या कर सके, क्लासरूम से जुड़े रहे, इसलिए एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। और एनरिचमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो वो भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में या तो ये एनरिचमेंट होगा या तो एक्सेलरेशन होगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक एक्सेलरेशन नाम का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे बच्चों को क्या किया जाता है, या तो ग्रेड को स्किप करा दिया जाता है। ग्रेड स्किप कराने का, अगर बच्चा गिफ्टेड है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है ना, अपने एज से ज़्यादा वो जानता है, अपने क्लास से वो ज़्यादा जानता है, तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, स्किप ग्रेड करके एक टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें जो कि एक्सेलरेशन प्रोग्राम में आता है। अगर बच्चा 3 क्लास का है और वो 3 क्लास के सारे 3 क्लास में वो मूव किया है और वो क्या किया जाता है, उसको पूरे 3 क्लास का सिलेबस पहले से पता है, तो उस बच्चे को स्किप ग्रेड करा के 4 क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। क्योंकि वो 2 क्लास में है, वो गया 3 में, लेकिन उसको 3 के भी सारे आते हैं, यानी वो गिफ्टेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। तो उसको क्या किया जाता है कि 3 क्लास को स्किप करा के उसको क्या कर दिया जाता है, प्रमोट करके 4 में डाल दिया जाता है। तो ये सब किसमें होता है, एनरिचमेंट प्रोग्राम में, एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन आप अगर बहुत डिटेल में जाओगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, और नहीं तो अगर वो सिंपल क्या पूछना चाह रहा है, या तो एनरिचमेंट होगा या तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर की से एक बार आंसर चेक कीजिएगा, है ना। तो या तो एनरिचमेंट होगा या तो एक्सेलरेशन होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम एक बार और बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं, समावेशी कक्षा की बात हो रही है ना। शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि, देखिए जो टीचर कहाँ काम कर रहे हैं, समावेशी कक्षा में काम कर रहे हैं। समावेशी कक्षा क्या होता है, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना, इक्वल सम्मान दिया जाता है, बराबर का हक दिया जाता है, और दोनों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सारे कैरिकुलम नॉर्मल बच्चों के लिए होंगे, इनके लिए भी अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है। इनके अकॉर्डिंग भी सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, ताकि ये बच्चे इंपॉर्टेंस फील कर पाए, क्या करें, वैल्यू फील कर पाए, रिस्पेक्ट फील कर पाए क्लासरूम में। वो होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, क्रिएट कैरिकुलम एडेप्टेशन incorporated diverse precipitative examining their own implicit bias and see diversity as a obstacle। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पाठचर्या में अनुकूल करेंगे, बिल्कुल सही। विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। गिफ्टेड भी हैं, स्लो लर्नर भी हैं, स्पेशल चाइल्ड भी हैं, नॉर्मल चाइल्ड भी हैं, तो सारे बच्चे हैं। तो आपको विविध दृष्टिकोण के शामिल करना पड़ेगा। आपको डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो डाइवर्स आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, मेथड यूज करनी पड़ेगी क्लासरूम में। तो ये किस सब कहाँ होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम में, यानी समावेशी कक्षा में ये सब होता है ना। वे स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे, बिल्कुल सही।
और चौथा क्या दे रहा है, विविधताओं को एक बाधा के रूप में मानेंगे, यानी जो डाइवर्सिटी है क्लास में उसको वो एक बाधा है, बिल्कुल नहीं, वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लेना है। तो यही ऑप्शन नहीं होगा, और जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 है वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी है ना, स्टेटमेंट 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये तीनों बातें इंक्लूसिव क्लासरूम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमसे, ठीक है। While dash agency of a socialization are predominantly important in infancy, dash agency of socialization is become important in early childhood। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि शैशवावस्था में समाजीकरण में कौन सी एजेंसी आपकी काम करती है, लेकिन और जब आप बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाते हो तो कौन सी एजेंसी आपके सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी शैशवावस्था में यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, आपके घर का एनवायरनमेंट, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट। तो अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ये क्या होता है, एज क्या होता है, 3 साल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं इसमें। तो इस टाइम क्या होते हैं, बच्चे कहाँ प्रवेश करते हैं, स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं। तो स्कूल हमारा कौन सा सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। यानी सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब है माध्यमिक। ठीक है, तो माध्यमिक सोशलाइजेशन है एजेंसी है स्कूल। और प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सोशलाइजेशन कौन होता है, हमारा घर का एनवायरनमेंट यानी घर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप समझिए कि वाइल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी में प्राइमरी इंपॉर्टेंट रखता है। प्राइमरी क्या हो गया, हमारा घर, हमारे आस पड़ोस, है ना। और सेकेंडरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेकेंडरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। पहले में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब है माध्यमिक। यानी माध्यमिक कब रोल प्ले करेगा, जब आप अर्ली चाइल्डहुड में जाओगे, जब आप स्कूल में जाओगे, है ना, तो वहाँ पे माध्यमिक रोल प्ले करेगा आपके सोशलाइजेशन में, आपका समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम आता है ना कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या होता है, आपका घर होता है ना, होम होता है, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपका घर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, है ना। और सेकेंडरी में ऑलवेज क्या आता है, सेकेंडरी में ऑलवेज आता है, यानी माध्यमिक में हमेशा आपका स्कूल आता है। तो अगर आपके घर के साथ आपके नेबर को जोड़ दिया जाए, यानी आस पड़ोस या आपके पीयर को जोड़ दिया जाए, अगर आपको क्या देखना है ना, आपके पीयर को जोड़ दिया जाए, यानी आपके सहपाठी को जोड़ दिया जाए, तो अगर आपको देखना है कि क्या उसमें फैमिली है, क्या उसमें होम है, तो आप प्राइमरी पर जाओगे। अगर स्कूल के साथ आपके पीयर को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या देखना है कि सेकेंडरी पूछ रहा है, स्कूल के साथ पीयर है तो आप सेकेंडरी में जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की, है ना, लेव वाइगस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो। और लेव वाइगस्की की थ्योरी मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो आया है, आप देखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वही चीज़ मैंने लिया है उस वीडियो में जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बार जाके विजिट कीजिएगा स्टडी पर्सन चैनल पे, है ना, उस पर ना CDP 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको लेव वाइगस्की की थ्योरी बहुत ही अच्छे से डिटेल में मिलेगी। ठीक है, चलिए लेव वाइगस्की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की क्या सोचते थे, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उनका क्या मानना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर काम करता है लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं काम करता। ये तो गलत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों में सोशल फैक्टर काम करता है, तो ये गलत होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी इनका कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उससे आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ये उल्टा बात कह दिया गया। ये बात किसने कहा था, ये पियाजे ने कहा था, तो ये तो गलत हो गया। हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, लेव वाइगस्की के अकॉर्डिंग देखना। अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल गलत है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। सब जो जितने भी डेवलपमेंट है ना, जितने भी डेवलपमेंट के आयाम है, डोमेन्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो गया।
अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सगुन बनाता है। बिल्कुल सही, ये वाइगस्की का कहना है कि पहले आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, उसके बाद पहले आपकी भाषा पे पकड़ बढ़ेगी, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट से आपका लैंग्वेज डेवलप, पहले आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो वाइगस्की के अकॉर्डिंग पहले आपका लैंग्वेज डेवलप होता है, उसके बाद आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा। कोलबर्ग की थ्योरी है, ये भी रिसेंटली मैंने पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन अ गुड वे, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, यानी अच्छा बनने की कोशिश करने के लिए ये बताया जा रहा। यानी कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल उन्होंने बताई हैं। लेवल कितनी है, 3 लेवल उन्होंने बताई है ना, कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है ना, तो ये इनकी 3 है। तो यहाँ पे आपको बताना है, मैंने पढ़ाया भी है कि किस लेवल में बच्चे ना समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, या लोग क्या करते हैं, समाज में जो चीज़ अच्छी बनी हुई है, जिस चीज़ को अच्छा बताया गया है समाज में, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना अच्छा बनने के लिए। तो वो होता है कन्वेंशनल लेवल, यानी परंपरागत स्तर या परंपरागत स्तर भी उसको बोलते हैं, यानी परंपरागत यानी कन्वेंशनल लेवल होता है ये। ठीक है, जहां पर हम समाज के अकॉर्डिंग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, और 6 का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन से क्वेश्चन है ना, असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या बोलता है, इंटरैक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO की बात हो रही है ना, इंटरैक्शन ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर सच एज टीचर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, यानी आपके शिक्षक भी हो सकते हैं और आपके साथी भी हो सकते हैं, है ना। कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। आपको कुछ किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपके मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, वो आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आपका स्किल डेवलप होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। यानी शिक्षार्थी यहाँ पे क्या दिया जाएगा, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोग के साथ बातचीत करके शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही बता रहा है। सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। वाइगस्की, ये किसकी थ्योरी से लिया गया है, वाइगस्की की थ्योरी से लिया गया है, जो कि जिन्होंने किस पर थ्योरी बनाई थी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट उनको बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो, है ना। तो ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, A and B बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी दोनों सही है। यहाँ पे क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ठीक है ना, तो अगर जब तक आप किसी के साथ संपर्क नहीं बढ़ाओगे तो आप कैसे कुछ सीखोगे, तो कुछ सीखने के लिए आपको सामाजिक अंतःक्रिया करनी पड़ती है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main goal of assessment for learning? अधिगम के लिए आकलन, है ना।
मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। अधिगम के लिए आकलन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और वो कब होती है, समय समय पर, सालों भर चलती रहती है। समय समय पर हम बच्चों का आकलन करते रहते हैं। उससे हमें क्या समझ में आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों ने कहाँ गलतियां करी, अगर गलतियां करी तो क्यों की। तो इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। तो वो कौन सा असेसमेंट होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। तो उसमें बताना है कि हम क्या चेक करते हैं, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु कैन कैटेगराइज एज ए स्लो लर्नर। क्या हम बच्चों को डिवाइड करते हैं, बच्चों को लेबल करते हैं कि ये स्लो लर्नर है, ये बहुत गिफ्टेड है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। इसके लिए हम नहीं करते। बच्चों को आपको लेबल नहीं करना है क्लासरूम में, क्योंकि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इक्वल, और सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको स्पेशल फील करवाना है ना। टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड देने के लिए और परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल नहीं। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, बिल्कुल सही है कि हम फीडबैक देते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में, यानी अधिगम के लिए आकलन जो हम करते हैं उसमें हम विद्यार्थियों को क्या करते हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके उनके अधिगम के लिए सुधार किया जा सके। यानी कहाँ गलती कर रहे हैं उस पर हम देखेंगे कि अच्छा बच्चे ने यहाँ गलती करी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान में चेंज करोगे, है ना। बच्चे कभी गलत नहीं होते, आपको अपने मेथड में चेंज करना पड़ता है, आपकी टीचिंग टेक्निक में चेंज करना होता है। तो हम फीडबैक के लिए करते हैं, ठीक है। आपको सिंपली से होना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि के लिए हम करते हैं, पुष्टि के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। At which age can children engage in a word play and like jokes and riddle that involve a play on words? यानी किस आयु के में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। यानी क्या होता है, वर्ड वाले गेम बच्चे खेलना शुरू करते हैं, जोक्स पसंद करते हैं, रिडल्स पसंद करते हैं, चुटकुले, जोक्स यानी चुटकुले और पहेलियां मतलब रिडल्स को पसंद करते हैं। तो किस एज के बच्चे, 1 साल के बच्चे तो अभी बढ़िया से लैंग्वेज 2 वर्ड वाले स्टेज में भी नहीं आते हैं ना। 12 ईयर वाले बच्चे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे। 3 ईयर वाले बच्चे अभी क्या है, टेलीग्राफिक स्पीच में है ना, टेलीग्राफिक स्पीच या उससे थोड़े से बड़े वाले स्टेज पे है। तो अभी वो रिडल्स को तो समझेंगे नहीं, पहेलियां का तो समझेंगे नहीं, है ना, जोक्स भी नहीं समझेंगे। 7 साल के बच्चे जो होते हैं ना, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था किसने बताई है, प्याजे ने बताई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे क्या होते हैं, चुटकुलों और पहेलियों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वर्ड गेम खेलते हैं। वर्ड गेम क्या, कि जैसे मैंने बोला कि एप्पल, ठीक है ना, एप्पल APPLE, तो फिर लास्ट वर्ड क्या आया, ई आया। तो दूसरे बच्चे को ई से कोई नया वर्ड बताना होगा, तो बच्चे बोलेंगे एलिफेंट, ठीक है, तो एलिफेंट हो गया। तो टी आया, अब टी से नया वर्ड, तो वर्ड वाले गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं 7 साल के बच्चे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 7 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, कैरल ग्लिगन थी, है ना, हैज अ क्रिटिक्स कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी क्रिटिसाइज किया था। कैरल ग्लिगन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी, है ना, साइकोलॉजिस्ट थी, और इनकी ही स्टूडेंट थी, लॉरेंस कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को, और उन्होंने किस बेसिस पर, उन्होंने उनके क्रिटिसाइज करने का, यानी उन्होंने जो आलोचना की थी, आलोचना करने का बेस क्या था, क्या कारण था कि उन्होंने उनकी थ्योरी की आलोचना की थी। किसकी थ्योरी की, कोल्बर्ग की थ्योरी की। तो फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू, है ना, फ्रॉम ए फीमेल पर्सपेक्टिव के थ्रू, फॉर नॉट गिविंग एडवोकेट इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर, फॉर यूजिंग केस स्टडी एज अ रिसर्च मेथड। तो नहीं, कैरल ग्लिगन ने क्या बताया था कि इनकी थ्योरी सब तो ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी किसको इग्नोर कर दिया गया था, फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने क्या किया था, जो भी अपनी थ्योरी बनाई थी, जो भी उन्होंने एक डायलेमा प्रस्तुत किया था, जो भी उन्होंने दुविधा प्रस्तुत की थी, वो सिर्फ जो मेल स्टूडेंट थे उनके, यानी 10 से
14 साल के बच्चे थे जो कि सिर्फ मेल मेंबर थे, है ना, और उनसे ही पूछा था, है ना, एक डायलेमा प्रस्तुत किया था और उसमें उनसे ही पूछा था कि अगर आप हाइंट्स की जगह होते तो आप क्या सोचते, आप क्या करते, आप चोरी करते, आप चोरी नहीं करते, इन सब चीज़ों को आप उनसे उनसे उन्होंने किससे पूछा था, सिर्फ मेल मेंबर से पूछा था। तो इसी का ऑब्जेक्शन किया था कैरल गिलिगन ने कि आपने अपनी थ्योरी डेवलप करी तो आपने तो सिर्फ मेल मेंबर से पूछा, आपने फीमेल मेंबर को तो इग्नोर कर दिया। तो फीमेल मेंबर से अगर आप पूछते तो हो सकता है कि थ्योरी का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि फीमेल जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अलग तरीके से सोचती हैं। तो यही था उनके कहने का मतलब, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, है ना। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल जो था स्टेज था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन हम बोलते हैं, उस स्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, यानी क्या था उस स्टेज की विशेषता क्या थी। ठीक है ना, आपको बताना है। इसमें बताया गया है विच रेफर टू टेंडेंसी टू फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर, यानी कौन सा ऐसा स्टेज है जो कि कौन सा ऐसा इसमें विशेषता है, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन चारों में से जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है, और उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक पहलू को देखते हैं, यानी ग्लास की क्या करेंगे, ग्लास की लंबाई को सिर्फ देखेंगे, ग्लास की चौड़ाई को नहीं देखते हैं। तो वो कौन सा था, वो सैनिट्रेशन था, है ना। काउजेशन जो होता है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का है, डिसेंट्रेशन भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का है, और ट्रांजैक्टिव रीजनिंग किसका होता है, इलॉजिकल रीजनिंग भी इसी का है। ये जो इलॉजिक ट्रांजैक्टिव रीजनिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी इसी लेवल का है, प्री ऑपरेशनल का। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, वो सिचुएशन जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं एक एक्सपेक्ट को, यानी एक पहलू को नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो उसको देखेंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये दोनों प्री ऑपरेशनल स्टेज से है, लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ोगे कि एक एक्सपेक्ट को वो भूल जाते हैं, एक ही भूलते नहीं मतलब देख नहीं पाते हैं और दूसरे को देखते हैं, तो वो सैनिट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए केंद्रीयन कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश while in middle childhood growth is dash and thinking is dash। तो आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा, थिंकिंग लगाना होगा, है ना, कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्टडी हो जाती है, रुक जाती है, रुकना तो रुकता नहीं है, ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। स्टडी वाला तो स्लो वाला ऑप्शन होगा, ग्रोथ स्लो होता है। एंड थिंकिंग इज समवट ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल सही है, ईगोसेंट्रिक रहता है। इन द मिडिल चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश, ग्रोथ इज स्टडी एंड थिंकिंग इन लॉजिकल हो जाता है। सही बात है ये। तो ये अगर ये चारों ऑप्शन देखा जाए ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होता है कि इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, एंड थिंकिंग क्या होता है, समवॉट ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक स्टेज माना जाता है ना, अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज होता है। व्हाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश, ग्रोथ क्या होता है, इज स्टडी, यानी थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। एंड थिंकिंग कैसी हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। स्थूल गति ग्रॉस मोटर स्किल यहाँ पे जहाँ पे आपकी बड़ी मसलें काम करती हैं। बड़ी मसल यानी आपकी थाई हो गई, आपके हैंड हो गए, जहाँ पर काम किए जाते हैं। तो नीटिंग यानी बुनाई, जब आप बुनाई करते हो तो आपकी जो फिंगर है वहाँ पे वो काम करती है, तो नीटिंग क्या होगी, फाइन मोटर होती है, तो ये तो नहीं होगा। स्विमिंग में जरूर होती है ग्रॉस मोटर, यानी स्विमिंग, जब आप स्विमिंग करते हो तो आपकी पैर और हाथ दोनों मूवमेंट में रहते हैं, है ना। आप इस तरह करके आगे पानी को काटते हुए आप आगे निकलते हो, तो वहां पे और पैर से भी काटते हो पानी और हाथ से भी काटते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कटिंग अलोंग द आउटसाइड द सर्किल, ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्विमिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है।
फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिजिकल ग्रोथ में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दिया, ये भी नहीं है। या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी शीर्षगामी और समीपस्थ विकास ये जो होता है ना, ये ना फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये डेवलप डायरेक्शन का जब डेवलपमेंट होता है ना, उसमें ये आता है ना। तो कैसे डायरेक्शन का डेवलपमेंट होता है, किस डायरेक्शन में आपका डेवलप होता है बॉडी, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका सर से पांव का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपका अंदर से बाहर होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन का पार्ट है, और डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यहाँ पे सर से पांव यानी ऊपर से नीचे डेवलपमेंट होता है, अप्रोक्सिमल डिस्टेंस होता है सेंटर टू पेरीफेरी यानी अंदर से बाहर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर यानी सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 दिन में इस थ्योरी से भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ए फिलोसफर हैज डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड अ स्कल्पचर हैज मोर डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट, यानी एक फिलोसफर में किस टाइप्स का इंटेलिजेंट पाया जाता है। फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्री, है ना। और एक स्कल्पचर जो कि मूर्तिकार होता है, उसमें कौन सा आपको मिलता है, किस टाइप्स का इंटेलिजेंट मिलता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है कि मल्टी डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है। तो अगर फिलोसफर की बात हो रही है तो क्या होगा, उसमें इंट्रापर्सनल होगा, है ना। फिलोसफर क्या होते हैं, अपने आप को जानते हैं, है ना, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानना, है ना, अंतः व्यक्ति हम इसको बोलते हैं। और स्कल्पचर जो होते हैं, स्कल्पचर जो मूर्तिकार होते हैं, उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 स्पेशल, यानी उनको स्पेस का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, किस डायरेक्शन में मूर्ति को ले जाना है, क्या कहाँ पर हम नाक बनाएंगे, है ना, कहाँ पे मूर्ति का नाक बनाएंगे, कहाँ आंख बनाएंगे। तो जब तक आपका विजुअल स्पेशल आपका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं होगा, आप नहीं बना पाओगे बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर स्ट्रेस करता है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का क्या एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ में आप निपुण होगे, उतना ज़्यादा आप क्या हो जाएगा, आप क्रिएटिव बनते हो, है ना। क्रिएटिविटी कैसे आती है, जितना ज़्यादा आप किसी के साथ किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, ठीक है। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, टीचर के कंट्रोल पर बिल्कुल नहीं। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, इसकी बात कौन करते हैं, BF स्किनर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर ये फोकस करता है कौन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम यानी आलोचनात्मक बिंबन के महत्व पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following is an effective method to enhance problem solving skill in children? बच्चों में आपको क्या करना है, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना है। जब आप समस्या समाधान कौशल को विकसित करेंगे तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, है ना, कौन सा इफेक्टिव मेथड होगा, कौन सा ऐसा प्रभावशाली तरीका होगा जिससे आप बच्चे में समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए डिस्करेज नहीं करना है ना, नेगेटिव जो भी नेगेटिव वर्ड आते हैं ना, जो कि बच्चों के लिए नेगेटिव होते हैं, है ना, तो वो
उसको उसको आपको काट देना है, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अब बच्चों को सोचने का मौका नहीं दोगे, है ना। बच्चे इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी बच्चे कैसे सीख सके, स्वतंत्र चिंतन से आप उसको रोकोगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इनकरेजेस देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बच्चों को इनकरेज करेंगे कि अवॉइड कीजिए डिफिकल्ट, जो भी आपके सामने जो मुश्किल प्रश्न आ रहे हैं उसको छोड़िए, अवॉइड कीजिए, ये भी नहीं करेंगे। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी कैसे बच्चों को, जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो छोड़ते जाएंगे। प्रोवाइडिंग देम विथ अ रेडीमेड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बच्चों को रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे, अच्छा तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो चलो ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा, इसको आप कॉपी कर लो, तो ये भी आप नहीं दोगे। बच्चे अपने समस्या का समाधान खुद करे, इसके लिए आपको बच्चों को इनकरेज करना है ना। तो अगला ऑप्शन है गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेस, बिल्कुल सही है। बच्चों को पहले आप अपॉर्चुनिटी कर देंगे कि बच्चे क्या कर सके, बुद्धि मंथन करे, है ना, और सहज अनुभव लगाने का अवसर प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बढ़ेगी, कौन से मेथड से, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म, यानी अपने दिमाग पर जोर लगा के अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इंट्यूटिव गेस करेंगे बच्चे, है ना, अनुमान लगाएंगे और उससे वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है असर्शन एंड रीजन पर, फिर से आ गया एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, इस ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, है ना। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, यानी टीचर क्या कर रही है, मीनिंगफुल एनवायरनमेंट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहां पे हर बच्चा क्या कर सके, लर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, इंगेज कर सके, हर बच्चे को क्या दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी टीचर प्रोवाइड करना चाहती है। और मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कब तैयार होगा, जब जहाँ पे हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर बच्चे पढ़ने में क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, चाहे वो एनसीएफ हो, चाहे वो इंक्लूसिव क्लासरूम हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, प्रगतिशील शिक्षा हो, सब किस पर फोकस करते हैं कि बच्चों की क्या हो, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट, तब जाके आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, मीनिंगफुल होगा। यानी सार्थक वातावरण अगर आपको बनाना है तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है ना। और संलग्नता होनी चाहिए, यानी बच्चों का इंगेजमेंट होना चाहिए, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं लर्निंग के लिए, और उनमें कैपेबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, वो सक्षम होते हैं किसी भी लर्निंग को सीखने के लिए। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जहाँ पे दोनों सही होगा ये तो गलत हो गया, दोनों फॉल्स बता रहा है। ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमसे। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल देती है, संगठन करना लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है, कैटेगराइजेशन से भी बच्चे कैटेगरी में देखेंगे, है ना। अगर ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल रेक्टेंगल पड़े हुए हैं तो ट्रायंगल को अलग कैटेगराइज करेंगे, अलग करेंगे, रेक्टेंगल को अलग करेंगे, स्क्वायर को अलग करेंगे, तो ये कैटेगरी में करना सीख जाते हैं। तो ये तो करता है लर्निंग में कंट्रीब्यूट। ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, यानी व्यवस्थित रखना, किसी चीज को संगठन के रूप में रखना। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी, यानी वैचारिकता भी काम करता है, यानी तीनों वर्गीकरण भी काम करेगा, संगठन भी करेगा, वैचारिकता भी करेगा। डी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डी के जगह ये सिर्फ कॉन्टेक्सुअलाइजेशन रहता है, यानी प्रासंगिकरण रहता, तब तो सही है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा था, नॉट पूछ रहा था, है ना, नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो डी
कॉन्टेक्सुअलाइजेशन यानी गैर प्रासंगिकरण हेल्प नहीं करेगा बच्चे की लर्निंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an example of question that require a student to reflect on their own thinking। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी कौन से ऐसे क्वेश्चन से बच्चे अपनी ही सोच पर पुनः विचार कर रहे हैं, यानी वो अपनी ही बातों पर पुनः विचार करेंगे, अपनी ही थिंकिंग पर पुनः विचार करेंगे, पूरा रिफ्लेक्ट करने वाला क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ब। ये तो सिंपली डिफिनेशन ऑफ वर्ब कहेंगे कि एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू अ प्रेजेंट टेंस। वर्ब को प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे, ये तो एक नियम है, रूल है, उस रूल को आप बता दोगे तो हो जाएगा। How has your thinking about the use of verb changed since the beginning of the class। यानी ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों के ऐसे प्रश्न हैं जहां पर बच्चे अपनी सोच पर पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी। यानी कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये क्वेश्चन बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है ना। आई रिसीव ए लो ग्रेड बिकॉज अ टीचर इज टफ ग्रेडर। यानी मुझे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि जो टीचर थी ना वो कठोर तरीके से ग्रेड देती थी, है ना, आंकते थे, यानी उनकी जो ग्रेडिंग देने का तरीका था वो बहुत टफ था। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चे अंदर तरीके से यानी इंटरनली सोचे, यानी बच्चे अब अंदर से उनके आए कि नहीं, मैंने अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं तो उसका रीज़न मेरा खुद का है, किसी और पर ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी एनफ। बिल्कुल सही है, मैं टेस्ट में फेल हुआ क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, है ना। अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करो और उसका कारण किसी और को बताओ, मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, घर में अच्छा नहीं पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए, तो ये कोई रीज़न जेन्युइन रीज़न नहीं माना जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल सही, यही है इंटरनल एट्रीब्यूशन, यानी निम्नलिखित में से क्या आंतरिक आरोपण यही बता रहा है, यही स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है ना। आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज टीचर वॉज बायस्ड, ये भी गलत है। आई फेल टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वेयर डिस्ट्रैक्टिंग मी, ये भी गलत है। ठीक है ना, मैं टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या किया, मेरा ध्यान भटका दिया। ठीक है, 22वां नंबर का क्वेश्चन फिर से असर्शन एंड रीजन का आ गया। देखते हैं क्या पूछता है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या होगा, एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल इज मोस्ट कल्चर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल एज अ टॉय वेल बॉय प्रेफर टू प्ले विथ अ कार। यानी बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला है चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर बॉय एंड गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, है ना, और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए अगर लड़के और लड़कियां चूज करते हैं कि मुझे डॉल से खेलना है, या लड़के क्या चूज करते हैं मुझे कार से खेलना है, तो ये कल्चर के कारण नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया।
चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, बच्चे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं और जो लड़के और लड़कियों के लिए उपयुक्त है वही चीज़, उसकी जानकारी उठा के उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। तो ए गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन गलत होगा। तो जहाँ पर दोनों गलत होगा वही सही होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्स्ट गलत है, यहाँ पर ये दोनों को ट्रू बता रहा है तो ये भी गलत हो गया, ये भी दोनों को ट्रू बता रहा है, ये भी गलत हो गया। ए ट्रू और ए ट्रू तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए कल्चर के कारण ऐसा नहीं होता कि लड़कियां डॉल से खेलती हैं और बॉयज़ जो हैं वो कार से खेलते हैं। कल्चर का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है कि कल्चर के कारण, बहुत सारी कल्चर ऐसा बताती है कि लड़कियां डॉल से खेलेंगी। ये क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है कि इस तरह का वैसा बना दिया जाता है, ये कल्चर का प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 123 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर लेव वाइगस्की डैश प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रेन, यानी लेव वाइगस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी टेंजिबल रिवॉर्ड की बात तो वाइगस्की करते ही नहीं है। पीयर कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है, पीयर कोलैबोरेशन की बात कौन करते हैं, वाइगस्की करते हैं। पीयर कोलैबोरेशन यानी सोसाइटी में आपके पीयर भी है और वो कोलैबोरेशन लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग पर इनका पूरा फोकस रहता है। आप कोलैबोरेशन के थ्रू ग्रुप में मिलकर सीखिए, सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से आपको सीखना है। और इसकी बात कौन करते हैं, अपने सहपाठी, अपने पीयर, अपने फ्रेंड के साथ। इसीलिए इन्होंने एक टर्म दिया था, पीयर असेसमेंट का टर्म दिया था, और एक दिया था पीयर ट्यूटोरियम का भी वर्ड इन्होंने दिया था, यानी पीयर कोलैबोरेशन होगा। सोशल आइसोलेशन की बात ये नहीं करते हैं, सोसाइटी की तो बात करते हैं लेकिन सोशल आइसोलेशन की बात नहीं कर, अलगाव की बात नहीं करते हैं, ये जुड़ाव की बात करते हैं ना। स्टैंडर्डाइज करिकुलम की भी बात नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लेव वाइगस्की से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये, है ना। अकॉर्डिंग टू, देखिए मैंने अभी तक जो भी ये क्वेश्चन पढ़ा ना, इस क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आया कि 6 से 7 ऐसी टॉपिक है ना जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जिसमें लेव वाइगस्की, पियाजे, गार्डनर, है ना, इंटेलिजेंस और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से रेडी करना है। और इन सब टॉपिक पर मैं अभी काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी सारे टॉपिक से आपको वीडियो मिलेंगे, है ना। तो इन सब टॉपिक को, उसके बाद अदर वीडियो भी लेकर आऊँगी, किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना नहीं है, है ना, सारे टॉपिक को कवर करके जाना है। तो लेव वाइगस्की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, है ना। इन अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद इमेजिनरी फ्रेंड, इट इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इनर स्पीच की बात करी है ना। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की थ्योरी, इनर स्पीच क्या है, यानी लेव वाइगस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है, इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, इज अ वे टू चिल्ड्रन फॉर रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बिल्कुल सही है। इनर स्पीच यानी यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है ना, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। प्राइवेट स्पीच के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, इज अ वे ऑफ फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, अपने थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, 4-year-old अर्पना से दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हैज टाई हर शर्ट टुगेदर, है ना। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज बाई, यानी 4 साल की बच्ची क्या बोलती है कि बटन क्या है, जिंदा है। अच्छा, जो अब ये बताइए कि जो आपके शर्ट में बटन होता है, क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव है ना, ये बात पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याज, थिंकिंग इज कैरेक्टराइज बाई, क्या ये ट्रांजैक्टिव रीजनिंग है, क्या ये एमिनेस्टिक थिंकिंग है, ये सेंट्रेशन है या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है। तो देखिए ये जो सेंट्रेशन है ये तो किसका, कौन से स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। ये एनिमेटिक थिंकिंग है, जब आप ना जो नॉन लिविंग थिंग है ना उसको आप लिविंग थिंग समझते हो। जैसे टेबल को आप समझते हो कि टेबल में जान है और उसके कारण मुझे चोट लगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कि वो बटन को क्या समझती है, बटन में जान है और जिसके कारण वो मेरे शर्ट को क्या करती है, क्लोज करती है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म बच्चों का कैरेक्टर आपको बताना है, ठीक है। ऑटिज्म बच्चों मतलब क्या है, उसको बोलते हैं स्वलीनता वाले बच्चे, है ना। स्वलीनता वाले बच्चे का आपको क्या बताना है, विशेषता बताना है। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटेड फ्रिक्शन एंड फैक्ट, ये तो नहीं होगा। एडवांस सोशल इमोशनल रिसिप्रोसिटी, ये भी नहीं होगा। रिसिप्रोसिटी, है ना। फ्रिक्वेंट रिपीटिंग एंड रिक्वेरिंग बिहेवियर, ये होता है जो ना एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं और बात करते हैं। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि बार बार दोहराना और अवतरित व्यवहार। जैसे मुझे कोई अगर ऑटिज्म बच्चा होगा ना, आप उससे मिलोगे तो वो क्या करेगा, जैसे उसको कुछ खाना होगा तो वो एक ही चीज को रिपीट करेगा। जैसे उसको आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, इस तरह से वो बिहेव करता है। वो ऑटिज्म बच्चे को यानी स्वालीनता वाले बच्चे की क्या है, विशेषता होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि समझाने में टाइम लग गया, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से असर्शन एंड रीजन का है। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग, क्या बोलता है असर्शन, टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर, टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरिंग प्रेसिपिटेटी, यानी शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग आपको बढ़ाना है तो अलग अलग तरह की सिचुएशन को में आप उनको क्या करोगे, ले जाओगे, सिचुएशन प्रोवाइड करोगे और डिफरिंग अलग अलग क्या करोगे, दृष्टिकोण से बच्चों को समझाओगे, पढ़ाओगे, ये सही है। दूसरा, स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चे जो हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही बता रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एन आर दोनों सही होगा, यानी असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों कराना चाहिए टीचर को डाइवर्स सिचुएशन प्रोवाइड क्यों कराना चाहिए, क्योंकि डाइवर्स सिचुएशन से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, यही बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी लर्निंग का जो प्राइमरी गोल है यानी प्राथमिक लक्ष्य क्या है, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, मेमोराइजेशन से हमें दूर ले जाना है, नेगेटिव वर्ड क्रॉस करेंगे इसको, ठीक है। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, यानी एक ही चीज को रिपीट करेंगे रेटाफिकेशन के थ्रू। कंपीटिंग विथ फिर अपने जो फ्रेंड है उनके साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये भी नहीं होगा, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा तभी आपका जो गोल होगा लर्निंग का वो फुलफिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन के, है ना, आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, बच्चे कैसे अच्छे से सीखेंगे, किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, आप कॉन्सेप्ट किस तरह प्रोवाइड करोगे, क्या कॉन्सेप्ट आप जनरल टू स्पेसिफिक दोगे तो बच्चे सीख पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाओगे, बिल्कुल नहीं, देखिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, तो ये तो गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाओगे तो बच्चे सीख पाएंगे, बच्चों को पहले ही टफ चीज दे दो तब आसान पे जाओगे, बच्चे वहां से उनकी लर्निंग की जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगी। रैशनल से इम्पेरिकल, बिल्कुल नहीं, इम्पेरिकल से रैशनल जाया जाता है, तो ये भी गलत होगा। आप क्या करोगे, सिंपल टू स्पेसिफिक जाओगे, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल चीजें बताओगे फिर स्पेसिफिक चीजें, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है।
वेरिएबिलिटी इन ए लर्निंग स्टाइल ऑफ ए स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता होनी चाहिए, है ना। वो क्या करता है, शुड बी वैल्यू एंड सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसको वैल्यू करना चाहिए यानी इसको महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये तो सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, शुड बी इग्नोर नहीं करना है। वेरिएबिलिटी का मतलब है ना विविधता, है ना, यहाँ पे क्या विविधता की बात हो रही है यानी डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो उसको आपको वैल्यू देना है और रिफ्लेक्ट करना ह्यूमन डाइवर्सिटी पर। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको कंसीडर नहीं करना है, ये भी गलत है। शुड बी सीन एज ए बैरियर और हिंड्रेंस के रूप में देखना है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा है, ये बाधा तो है नहीं, अवरोधन भी नहीं है। डाइवर्सिटी को आपको क्या करना है, वैल्यू करना है, डाइवर्सिटी को एज ए रिसोर्स आपको क्लासरूम में यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, 30 का पहला, और पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन थे, और इसी पैटर्न पर आपका नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस पैटर्न पर तैयारी जारी रखिए और मेरे से जो भी आपके लिए बन पड़ेगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मैं एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो लाऊंगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आपके लिए पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसके भी वीडियो आएंगे। धीरे धीरे आपको पेशेंस रखना है, आपको जुलाई से पहले सारे कोर्स कवर हो जाएंगे और रिवीजन क्लास भी हो जाएगा आपका, है ना। तो इसके बाद मेरा प्रिपरेशन, अगर जैसे ही आपका सीडीपी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी खत्म होगा, हम मूव करेंगे ईवीएस एंड मैथ्स पर। मैथ्स की पेडागोजी की भी क्लास बहुत जल्दी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।